नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ स्पेशल में। और देश में एक नई सरकार बन चुकी है, बजट आ चुका है। इसके अलावा बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरें बढ़ा दी हैं, साथ ही बैंक ऑफ इंग्लैंड ने दरें घटा दी हैं। दुनिया भर में तमाम आर्थिक घटनाएं अब तक हो चुकी हैं और अब सबकी नज़रें इस बात पर लगी हैं कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व क्या करता है। उम्मीद थी कि जुलाई में ब्याज दरें घट जाएं, लेकिन नहीं घटी, तो अब बाजार को ये उम्मीद है कि शायद सितंबर में ज़रूर घटेंगी। उधर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी के काले बादल छाने की भी आशंका जताई जा रही है। आज से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारत के केंद्रीय बैंक की बैठक शुरू हो गई है और 8 अगस्त को पॉलिसी का ऐलान होगा, जिसमें पता चलेगा कि ब्याज दरों को लेकर कोई बदलाव या कोई सोच में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ। इन सब के बीच कुछ कई अहम सवाल जानना जरूरी है कि ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए क्या आरबीआई अपने रुझान में रुख में बदलाव करेगा, ब्याज दरों को लेकर के कोई बदलाव करेगा या नहीं करेगा, या अपने ग्रोथ और इन्फ्लेशन के अनुमान में कोई चेंज करेगा। इन सब का भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के बहुत असर है, क्योंकि दुनिया के कई देशों में अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमी पर एक मंदी के बादल छा रहे हैं। इन सब पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमानों का खास पैनल है, परिचय कराता हूँ आपका। क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट डी.के. जोशी सर हैं, डीएसपी फाइनेंस के वाइस चेयरमैन एंड सीईओ जयेश मेहता जी हैं, साथ ही सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सीनियर फेलो स्वागत भट्टाचार्य। आप सबका बहुत स्वागत है सर आवाज़ एमपीसी में। तो हम लोग हमेशा जानने की कोशिश करते हैं कि आरबीआई की सोच क्या है, उसको प्रिएम्प्ट करने की, अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले एकदम बेसिक से समझते हैं। जोशी सर, क्या लगता है आपको, कोई चेंज, कोई बदलाव आरबीआई करेगा इस पॉलिसी में? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। उसका कारण यह है कि आपने जैसा कि ठीक बात फरमाया कि जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा उसका रुझान अब यूएस फेड रेट काटेगा, ये उम्मीद की जा रही है सितंबर में। पर इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी ज़्यादातर डोमेस्टिक फैक्टर्स के हिसाब पे बनती है और अभी भी महंगाई का जो प्रेशर है वो अभी पूरी तरह गया नहीं है, खासकर फूड इन्फ्लेशन का। तो इस वजह से आरबीआई अभी मेरे को लगता है कि वेट एंड वॉच मोड में रहेगा और अभी ना हमें रेट कट की उम्मीद है, ना अभी स्टांस चेंज की उम्मीद है। तो ब्याज दर में कोई कटौती नहीं होगी और स्टांस यानी रुख में भी किसी बदलाव की उम्मीद नहीं है। जयेश सर, आप क्या सोचते हैं? सेम लाइंस पे है, फूड इन्फ्लेशन भी है और थोड़ा बहुत ये भी है अनुमान के फूड इन्फ्लेशन थोड़ा रेंज एंड ऑल दैट आर गुड, तो उसके कारण इम्पैक्ट आएगा। बट उनको दे वुड लाइक टू वेट। सितंबर में फेड का रेट कट होने के बाद ही अक्टूबर में दे विल डिसाइड। बट एट दिस जंक्चर 8 तारीख वाला पॉलिसी में नो चेंज ऑन रेट, नो चेंज ऑन स्टांस, दे विल कंटिन्यू स्टेटस को। हाँ, बोलने में ज्यादा हॉकिश नहीं होंगे, बट स्टांस तो वही रखेंगे, तो कोई चेंज नहीं है। ओके, स्वागत सर, आपको क्या लगता है, कोई बदलाव करना चाहिए, कोई चेंज होगा क्या? मुझे तो लगता नहीं है कोई चेंज या तो करना चाहिए या होने वाला। तो मैं सोच रहा था कि जो हमारे बजट फिस्कल डेफिसिट कम हो गया है, मॉनसून मोटा मोटी ठीक चल रहा है, स्प्रेड मॉनसून्स के ठीक है। तो मेरा ख्याल था कुछ दिनों पहले कि शायद हो सके क्लोज कॉल कि स्टैंस में थोड़ा चेंज करें, स्टैंस में न्यूट्रल की तरफ ले जाने की कोशिश करें। लेकिन जो लास्ट 5-6 दिन में जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में जो जितने वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, उससे अभी लगता नहीं है। सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर है कि इस बार कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे आपने देखा कि रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया में भी वही एक ही चीज कर रहे हैं कि वी आर गोइंग टू मॉनिटर द ग्लोबल इकोनॉमी। हमारे एक्सचेंज रेट्स बहुत वल्नरेबल हो गए हैं। तो ये सिचुएशन में कि यदि स्टैंस में थोड़ा बहुत भी कुछ चेंज करें तो ये आशंका हो सकता है कि हमारे रुपये में और वीकनेस देखने को मिले। तो इस बार तो कोई और कुछ चेंज नहीं होने वाला। लेकिन मेरा भी अंदाजा है कि इस बार टोन ज्यादातर डविश होने के चांसेस। ओके, टोन डविश के चांसेस है, कोई चेंज नहीं होगा। ये पूरी हमारी आवाज़ एमपीसी की ज्यूरी ये बात कह रही है। जोशी सर, अब थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए, ग्लोबल प्रेशर के हमने शुरुआत में जिक्र किया। अमेरिका में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, आशंकाएं जताई जा रही हैं। जिस तरह के वहाँ पे जॉब डेटा आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई देखने को मिल रही है, उससे चिंता बढ़ रही है। चाइना ऑलरेडी उसी सिचुएशन में है पहले से। तो बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि फेड ने गलती की, उसको जून में कट लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया। तो जो इकॉनमी की सिचुएशन इस समय दुनिया भर में देख रही, क्या उसको देखते हुए आरबीआई कोई प्रेशर नहीं लेगा?
नहीं, देखिए, जहां तक फेड का सवाल है, अभी भी आप जो सही कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट और पीएमआई का डेटा थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है, पर उनका जीडीपी जो अभी आया है वो इकोनॉमिस्ट की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, और महंगाई की दर अभी भी ज्यादा बनी हुई है। तो अभी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि उन्होंने पहले काटना चाहिए था या अभी काटना चाहिए था, क्योंकि अभी सिचुएशन जो है वो इवॉल्व भी हो रही है, और पहले भी वो एक बारी जो रेट हाइक है उसको डिले कर चुके हैं। तो वो अभी दोबारा वो दे विल रादर आर ऑन द साइड ऑफ कॉशन। आई मीन, मेरा तो ये मानना है। तो ये आई थिंक, और जहां तक ग्लोबल सिनेरियो का सवाल है, जैसा कि शौकत जी ने भी बताया, वो रिस्क अभी बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, और हमारी पॉलिसी जो है वो डोमेस्टिक फैक्टर्स को ही लेके चलेगी, और उसमें इन्फ्लेशन जो है वो एक उसका मुख्य कारण है। और अभी भी अभी जो जुलाई में आंकड़े आएंगे महंगाई के इंडिया में, वो आप देखेंगे कि वो हो सकता है 4% से नीचे हेडलाइन इन्फ्लेशन आए, पर वो लार्जली बेस इफेक्ट है, क्योंकि जुलाई में पिछले साल आपको याद होगा टमाटर के दाम 250 रुपए केजी हो गए थे। फूड इन्फ्लेशन बहुत तेजी से उछाल आया था। तो अभी जो फूड इन्फ्लेशन है वो उस लेवल पे नहीं है, मतलब तो एक तरह से जो ग्रोथ है वो, उसमें इन्फ्लेशन जो है वो उससे कम होगी। हाँ, तो मोटे मोटे तौर पे मैं ये कह रहा हूँ कि बेस इफेक्ट को अगर आप हटा के चलें, प्राइसेस अभी भी बड़े हाई लेवल पे बने हुए हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और जहां तक आपका राइस, व्हीट, सीरियल्स, पल्सेस हैं, इनमें अभी भी महंगाई की दर काफी ऊपर बनी हुई है। ये अभी प्राइसेस काफी ऊपर हैं और महंगाई की दर भी काफी ऊपर है। इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट थोड़ा नीचे आ सकता है जुलाई के महीने में, पर उसको आरबीआई नजरअंदाज करेगा। क्या अपने इन्फ्लेशन के कुछ चेंजेस कर सकते हैं ये टारगेट में, अब ये सीजनल इम्पैक्ट जब खत्म हो जाएगा तो? नहीं, अभी तो मुझे लगता है वो इन्फ्लेशन को मेंटेन करेंगे 4.5% पे। और अभी फिलहाल कोई आंकड़े को चेंज करने के लिए कोई इतना स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन नहीं है। ऑल्दो थोड़ा इन्फ्लेशन इस क्वार्टर में हो सकता है, उनकी उम्मीद से ज्यादा है, पर अभी वो मेरे को लगता है थोड़ा और इंतजार करेंगे, और सीजन के एंड तक फिर वो अपने नंबर को अगर जरूरत पड़ी तो चेंज करेंगे, नहीं तो इसी को मेंटेन करेंगे। हमारा यहाँ तक मानना है कि 4.5% इन्फ्लेशन इस साल प्ले आउट करेगी। ओके जय सर, ये वाला सवाल आपसे भी है कि क्या आरबीआई इस पॉलिसी में बिलीव करता है कि हम पहले वेट एंड वॉच करेंगे, जब सिचुएशन होने लगेगी तब हम रिएक्ट करेंगे? क्योंकि आप देखिए तो सरकार के और आरबीआई के ग्रोथ नंबर में भी डिफरेंस है, और इस वक्त दो बड़ी इकोनॉमीज़ में प्रेशर है। हम लोग क्या ये सोचते हैं कि पहले एक बार यूएस में हो जाए और देखें फिर करें, या उसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं? दोनों जोशी जी ने भी कहा, सुब्रत जी ने भी कहा कि बेसिकली ये माहौल में कुछ करना बनता नहीं है। बट ऑफकोर्स सितंबर में यूएस रेट कट होने के बाद तब तक थोड़ा इन्फ्लेशन भी उनके प्रोजेक्शन के हिसाब से नीचे आना चालू हो जाएगा। तो वो हिसाब से सितंबर यूएस का कट होने के बाद अक्टूबर में आई सी वेरी हाई चांसेस ऑफ अ माइल्ड रेट कट, 0.25% रेट कट इन इंडिया। वो करेंगे जरूर। ओके स्वागत सर, इम्पैक्ट बताइए मुझे, जो इस वक्त दुनिया भर में हो रहा है उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, हम उससे कैसे डील करना चाहते हैं? क्योंकि अब कुछ कुछ चीज़ें दिखने लगी। फाइनेंशियल मार्केट मतलब इक्विटी मार्केट में तो टर्मोइल चल रहा है, बॉन्ड मार्केट उसके इंडिकेशन कहीं ना कहीं दे रहा है कि क्या हो रहा है, लिक्विडिटी क्या सिचुएशन बन रही, हमारे ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है? तो दो चीज नीरज जी, पहला तो देखिए कि जो हम इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के समय एमपीसी वगैरह ये देखते हैं कि जो सो कॉल्ड फाइनेंशियल कंडीशंस कैसे हैं। फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ईज हो चुका है। हाँ, हमारी रुपी बहुत डिप्रिशिएट कर चुकी है, इक्विटी मार्केट सॉफ्ट है, और सबसे ज्यादा बॉन्ड मार्केट्स जो 10 ईयर बेंचमार्क है वो 686 के पास पहुंच गया है। हाँ, तो काफी ड्रॉप हुआ है। तो इसमें जो कहते हैं कि मार्केट्स देमसेल्व्स हैव क्रिएटेड ए ईजिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। हाँ, कि मैंने जो आरबीआई एमपीसी को नहीं करना पड़ा वो मार्केट ऑलरेडी अपने आप कर चुका है। दूसरी तरफ ये फाइनेंशियल मार्केट्स वॉलेटिलिटी और ग्लोबल स्लोडाउन की जो आशंकाएं हैं, प्लीज नोट कि यहाँ पे हम लोग अभी यूएस की बात कर रहे हैं कि रिसेशन में, यूरोप में सिचुएशन और खराब।
तो वहां पे भी जाके तो आप दो कहे कि चाइना और यूएस और यूरोप में भी काफी, जर्मनी बहुत हाल खराब है। तो ग्लोबल स्लो डाउन डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रिस्क बना हुआ है। पहला हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे एक्सपोर्ट्स में, कि हम जितने यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं, आप आईटी सेक्टर, टेक सेक्टर में ऑलरेडी देख रहे हैं ये हो रहा है, तो पहला एक्सपोर्ट्स में लगेगा। दूसरा है हमारे कैपिटल इंपोर्ट्स हैं, एफडीआई हो या बाकी ईसीबीज हो, वहां पे इम्पैक्ट पड़ेगा कुछ प्राइसेस पे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे, तो वहां पे इम्पैक्ट पड़ेगा। एक पॉजिटिव इंडिकेशन इसका ये होगा कि जो हम कमोडिटीज इंपोर्ट्स करते हैं, वो कमोडिटीज के दाम अभी नीचे हैं और नीचे आने की आशंका है कि यदि वहां पे बड़े इकोनॉमीज में यदि ग्रोथ स्लो डाउन हो, तो ये मिक्स्ड पिक्चर है। लेकिन ओवरऑल मेरा अंदाजा है कि हमारे इंडियन ग्रोथ के लिए जो जोशी साहब ने भी जो कहा कि ऑलरेडी स्लो डाउन के कुछ देख रहे हैं, लेकिन मैंने बहुत बड़ा कुछ स्लो डाउन नहीं है। हमारे पीएमआई अभी भी 60 के ऊपर, 50 के ऊपर लगे हुए हैं, तो उसका कोई बड़ा आशंका नहीं है। लेकिन स्लो डाउन जरूर देखने को मिल रही है। मेरा अंदाजा है कि वहां पे बड़े इकोनॉमीज में यदि स्लो डाउन हो तो हमारे भी इकोनॉमी, उसके साथ साथ जो हमारे एक्सपोर्ट चैनल्स हैं, वहां पे स्लो डाउन की आशंकाएं हैं, जो हमारी इकोनॉमिक सर्वे जो इंडिकेट कर रही हैं कि 6.5 to 7% ग्रोथ के चांसेस बढ़ गए हैं रादर देन 7.2%। जी जोशी सर, हम लोग चूंकि ऑलरेडी देख रहे हैं कुछ लैग इम्पैक्ट, जैसे कमोडिटी प्राइसेस अगर सर करें तो बहुत सारे कमोडिटी प्राइसेस ऑलरेडी गिर चुके हैं। इवन कॉपर को आप देखिए, उसने $4 का नीचे तोड़ दिया लेवल, और फेरस नॉन फेरस दोनों में तगड़ी गिरावट है। क्रूड भी नीचे आ रहा है। चीन की तरफ से पहले 6 महीने में 11% कम इंपोर्ट किया उन्होंने क्रूड का। तो डिमांड डिस्ट्रक्शन तो दिख रहा है। लैक्स इम्पैक्ट हमारे यहाँ भी आएगा, क्योंकि हम तो ऐसा नहीं कि कमोडिटी प्राइसेस नीचे रहेंगे, इसका हमको सिर्फ फायदा ही मिलेगा, नुकसान भी होगा। नहीं, देखिए, आप जहाँ पे एक तरफ कमोडिटी के प्राइसेस नीचे आए हैं, आपके जो ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो अभी भी ऊपर बनी हुई है, क्योंकि मिडल ईस्ट में जो प्रॉब्लम चल रही है उसका असर शिपिंग और उनमें इमीडिएटली दिखाई देता है। S&P का एक इंडेक्स है जो दिखा रहा है कि करीब 20% ज़्यादा इंटरनेशनल फ्रेट मूवमेंट बढ़ गई है। तो अगर ये मंदी बनी रही तो उसमें भी धीमापन आएगा। पर जो इंडिया को सबसे ज़्यादा जो फायदा होता है वो कच्चे तेल से होता है। अगर कच्चे तेल के दाम काफ़ी तेजी से नीचे आते हैं, उससे आपका इन्फ्लेशन भी नीचे आएगा, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी नीचे आएगा, आपके बफर्स और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। तो सबसे ज़्यादा की मॉनिटरेबल इस समय जो है वो कच्चे तेल के दाम है। और जहां तक ग्लोबल इकोनॉमी का सवाल है, वहां पे जो वीकनेस दिखाई दे रही है एशिया में, अगर आप चाइना को छोड़ दें तो अभी भी बाकी कंट्रीज काफी रीजनेबली हेल्दी हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो है ताइवान में हो, चाहे वियतनाम में हो, चाहे इंडिया में हो, इवन चाइना में मैन्युफैक्चरिंग अभी भी अच्छी बनी हुई है पीएमआई के अकॉर्डिंग। जो स्लो डाउन दिखाई दे रहा है वो नॉर्थ अमेरिका में, और जैसा शौकत अभी बता रहे थे यूरोप में। यूरोप की ग्रोथ पिछले साल 0.7% रही है, और रेट काटना उन्होंने शुरू कर दिया, और वो जाके 1% हो गई इस साल। एक तरह से कमजोरी अभी बनी हुई है, पर सभी कंट्रीज स्लो हो रहे हैं एक ही रेट से, वैसा नहीं है। नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा कमजोरी दिखाई दे रही है। एशिया में अभी उतना धीमापन नहीं दिखाई दिया, सिवाय चाइना के ओवरऑल। ओके जय सर, ये बड़ी जी अजीब सी स्थिति उभर के आ रही है। बिल्कुल, ये बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कि एक सेंट्रल बैंक कट कर रहा है, एक सेंट्रल बैंक बढ़ा रहा है, एक सेंट्रल बैंक होल्ड कर रहा है, और तीनों इकोनॉमी का बिहेवियर एकदम डिफरेंट है। लेकिन हमारे यहाँ इकोनॉमी में बैंक डिपॉजिट के लिए फाइट कर रहे हैं जय सर। उनको बहुत चिंता है कि उनके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब ऐसा सिनेरियो बनी है, सब पैसा शेयर मार्केट की तरफ जा रहा है। क्या CRR में कोई टिंकरिंग की उम्मीद करते हैं आप? अच्छा किया आपने सवाल पूछा, बिकॉज ये बैंक डिपॉजिट का थोड़ा जो ज्यादा ये डिस्टरबेंस हो रहा है बैंक डिपॉजिट के कारण, कि पैसे स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं, तो उसकी वजह से बैंक डिपॉजिट कम हो गई। बैंकिंग सिस्टम डिपॉजिट तो चेंज होती नहीं है। मतलब आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया या आपने स्टॉक खरीद लिया, तो आपके बैंक से वो जो म्यूचुअल फंड का बैंकर है उसके पास पैसा जाएगा, बट सिस्टम डिपॉजिट में कोई फर्क नहीं आता है। वो थोड़ा बहुत CRR का फर्क आ जाता है, वो भी टेम्पररी, बट सिस्टम डिपॉजिट में कोई फर्क नहीं आता है। जो फर्क आता है वो टर्म डिपॉजिट में बिकम करंट अकाउंट डिपॉजिट, बिकॉज आप फिक्स डिपॉजिट करते हो, FD करते हो, उसकी जगह पे आपने म्यूचुअल फंड में या शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर लिया,
और वो कंपनी के पास पैसा गया तो कंपनी का करंट अकाउंट में जाएगा। तो थियोरेटिकली स्पीकिंग बैंकिंग सिस्टम के लिए अच्छा है, बैंकिंग का करंट अकाउंट का कॉस्ट कम होता है वर्सेस फिक्स डिपॉजिट कॉस्ट। बट क्या उसमें एक स्क्यूनेस हो जाता है कि पीपल बैंक्स जो सारी बैंक्स कैपिटल मार्केट से इन्वॉल्व है उनका डिपॉजिट बढ़ जाता है, और बाकी बैंक्स जो कैपिटल मार्केट से इन्वॉल्व नहीं है तो उनका डिपॉजिट कम हो जाता है। बट ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम डिपॉजिट जो है वो चेंज नहीं होता है। आप भले शेयर में इन्वेस्ट कर लो, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर लो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो, वो बैंकिंग सिस्टम डिपॉजिट तो चेंज होगी जब भी आरबीआई मनी सप्लाई कम करेगा या ज्यादा करेगा। तो बैंकिंग सिस्टम डिपॉजिट का तो ये मेरा मानना है कि बैंकिंग सिस्टम डिपॉजिट ये हर बार काफी टाइम चर्चा हो रही है। यस, फिक्स डिपॉजिट कम हो रही है, फिक्स डिपॉजिट बिकॉज फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट ही मिलता है आपको, सो दैट्स व्हाई वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट सेविंग्स अकाउंट काइंड ऑफ थिंग है। मतलब नॉट सेविंग्स अकाउंट बट लोग सेवर्स पुट देयर मनी इन फिक्स डिपॉजिट, उसकी जगह पे अभी म्यूचुअल फंड में जा रहा है या बॉन्ड में जा रहा है या इक्विटी में जा रहा है। बट ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम डिपॉजिट को फर्क नहीं पड़ता है। सुगातु जी ने कहा जो ग्लोबल स्लोडाउन है या ग्लोबल चेंज है, जो ग्लोबल टर्मोइल हो रहा है, रियल इकोनॉमी में इम्पैक्ट होगा। बट ये टाइम ना, अनलाइक 2008 अगर ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में कुछ ज्यादा होता है तो लकीली वी शुड नॉट बी दैट मच अफेक्टेड, बिकॉज इफ यू रियली लुक एट एफपीआई का लास्ट एक आध साल में नेट सेलिंग ही हुआ है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एफपीआई 2008 में हम लोग फुल्ली डिपेंडेंट थे एफपीआई पे, तो अगर एफपीआई बेचता है तो बहुत फर्क पड़ जाता है। आज अपना बैलेंस काउंटर बैलेंस हो गया है लोकल इन्वेस्टमेंट से, लोकल इन्वेस्टर्स से, और लास्ट एक साल में तो हमने देखा ही है कि एफपीआई का तो नेट सेलिंग ही है। तो ऐसा कोई इंक्रीमेंटल उनका कोई इन्वेस्टमेंट आया भी नहीं है लास्ट एक आध साल में। तो वो हिसाब से टू सम एक्सटेंट आई एम नॉट सेइंग कि जब भी ग्लोबल फाइनेंशियल इशू होता है, कल हमने देख ही लिया, तो वो इम्पैक्ट होता है इंडिया में, बट इतना जोरदार इम्पैक्ट नहीं होगा जितना 2008 में हमने देखा था। ओके, और अब आगे जाते हुए एलसीआर की भी तैयारी है, तो डिपॉजिट के तरीके भी इम्पैक्ट डालेंगे इसमें कहीं ना कहीं। लेकिन छोटा सा ब्रेक लेना मुझे, और ब्रेक से आके बस एक सवाल मुझे पूछना है कि जो दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन और सोशल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अलग अलग हिस्सों में, उसका क्या इम्पैक्ट होगा ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपको, और हम बातचीत करें आवाज एमपीसी में कि रिजर्व बैंक अपनी क्रेडिट पॉलिसी में क्या फैसले ले सकते हैं। तो काफ़ी कुछ चर्चा की, कोई बदलाव की उम्मीद फिलहाल दिख नहीं रही। एक छोटा सा सवाल मेरे मन में है, मैं चाहता हूँ जोशी सर आप इसको हमें बताएं कि दुनिया भर में जो एक सामाजिक संघर्ष चल रहा है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, क्या ये इस वक्त की सबसे बड़ी चिंता है? सर बहुत संक्षेप में बताइएगा। बिल्कुल, जियोपॉलिटिकल रिस्क इस समय सबसे बड़ा रिस्क है। आपने एक चीज नहीं मेंशन की, यूएस इलेक्शंस का क्या रिजल्ट आता है, वो भी एक नया रिस्क पैदा हो सकता है, क्योंकि टैरिफ वॉर्स उससे इंटेंसिफाई हो सकती हैं। तो एक तो ये है कि अगर मिडिल ईस्ट में क्राइसिस और ज्यादा इंटेंसिफाई होता है तो आपका वो तो सारा वहां से सामान वहीं से मूव होता है, तो आपके एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई चेन बॉटलनेक दोबारा खड़े हो जाएंगे। और एक तो वो चिंता का विषय है। दूसरा ये है कि जो अनसर्टेनिटी इस माहौल में पैदा हो रही है, उससे जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है वो और ज्यादा डिले हो जाएगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट साइकिल। बिल्कुल, इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट मैनेजिंग पीपल, और इस समय पीपल्स को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। बांग्लादेश में सरकार पलट गई है, और फ्रांस में, जर्मनी में, यूके में, यूएस में, हर जगह जो अनरेस्ट है ये इकोनॉमी को दिक्कत पैदा करता है। बहरहाल नज़र बनाए रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सब लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। और क्या होता है 8 तारीख को रिजर्व बैंक की पॉलिसी में, इस पर हम लाए नजर आएंगे।